6 सितंबर के हवाले से न्यू न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन तैयारों की तारीख क्या है और ये पाक फ़ज़ाइया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत क्यों रखते हैं, बता रही हैं सिद्रा डार। तैयार राह शहादत के राही आज भी हैं, हवा के झील पे तेरे सिपाही आज भी हैं। War clouds gather on the country's horizon early in September 1965. My guns have jammed. Cecil, take over lead. Leader, I will clear your tail. You go for the kill. Leader, I hit. My cockpit is full of smoke. Pulling up for the final run. Captain, dropping bombs now. Zambus, let's sort them out. 1 down, 2 to go. Mission accomplished. Returning base. पाक फ़ज़ाइया की तारीख गिरा कदर खदमात और बहादुरी की नाकाबिले फरामोश दास्तानों से भरी पड़ी है। क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ अपने मयार को बरकरार रखा, बल्कि 1965 या 71 की जंग हो या नामसाइल हालात, इसने ये साबित किया कि ये दुनिया की किसी भी बेहतरीन फोर्स से कम नहीं। इसके शाहीनों की परवाज़, हिम्मत और हौसला चट्टानों की तरह मजबूत और इरादे बुलंद हैं। आज की मुलाकात इन्हीं शाहीनों के साथ है जिनके दम से पाक फ़ज़ाइया सेकंड टू नन का एजाज़ रखती है। पाक फ़ज़ाइया में जिस तरह जंगी तैयारे बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में C-130 की भी कोई कम अहमियत नहीं। इस वक्त हम ऑपरेशनल एयरबेस पे मौजूद हैं और जहां पर स्क्वाड्रन 21 में आज हम जाएंगे और बात करेंगे OC राना मुदस्सिर साहब से, जो हमें बताएंगे कि C-130 की पाक फ़ज़ाइया में क्या अहमियत है और ये किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं। मैं आपको न्यू चैनल को और आपको नंबर 21 स्क्वाड्रन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। अच्छा सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका तारुफ? जी, मेरा नाम विंग कमांडर राना मुदस्सिर है और मैं यहाँ पे स्क्वाड्रन का ऑफिसर कमांडिंग हूँ। आई एम दी ओवरऑल सुपरवाइज़र फॉर ऑल दी ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ दिस स्क्वाड्रन। मैं स्क्वाड्रन में तकरीबन 2 साल से एज ऑफिसर कमांडिंग हूँ। उससे पहले काफ़ी अरसे से मैं इसी स्क्वाड्रन के साथ वाबस्ता हूँ। स्क्वाड्रन के बारे में आपको बताता चलूँ, नंबर 21 स्क्वाड्रन C-130 का स्क्वाड्रन है और हमारे पास C-130 जहाज़ हैं। पूरे जनूबी पाकिस्तान को हम लोग इस स्क्वाड्रन के थ्रू कवर कर रहे हैं, जिसमें जनूबी पाकिस्तान की सारी मूवमेंट्स, कार्गो मूवमेंट और उसके अलावा जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उन सबको हम लोग अपने स्क्वाड्रन के थ्रू कवर करते हैं। C-130 की कितनी इंपॉर्टेंस है एयरफोर्स में और कितना आप इसको ये कहेंगे कि ये बैकबोन इसको कहा जाता है, तो किस लिहाज से कहा जाता है? एयरफोर्स में भी फ़ाइटर तैयारे होते हैं जो फ्रंट पे होते हैं और उनके सारी सप्लाई लाइंस को और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सपोर्ट एलिमेंट होता है। तो C-130 पाकिस्तान का सपोर्ट एलिमेंट है, जिसमें हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनको जंगी हिसाब से तैयार करना और वक्त पर अमदाद फ्राहम करना, ये सारा कुछ ये बैकबोन में शामिल होता है। इस वजह से इनको सपोर्ट एलिमेंट कहा जाता है। तो C-130 उस हिसाब से सपोर्ट एलिमेंट है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे पहले C-130 जो है वो कब शामिल हुआ था? जी, पाकिस्तान में पहला C-130 1963 में शामिल हुआ था और उसके बाद बाकायदा तौर पे ऑपरेशन में 1965 में ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। 1965 की जंग में 11 सितंबर को पहला अटैक किया गया। उसके बाद इन तैयारों ने बॉम्बिंग भी की है। हालांकि ये बॉम्बिंग के लिए उस हिसाब से मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं और जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने अपनी माहिराना सलाहियतें बरूकार लाते हुए जहाज़ को कन्वर्ट करके बॉम्बिंग के रोल में इस्तेमाल किया और 13 बॉम्बिंग स्ट्राइक्स की गई 1965 में। C-130 की ख़ासियत आप ये कह लें कि C-130 जंगी एतबार से भी इस्तेमाल हो सकता है और कमर्शियल एतबार से भी इस्तेमाल हो सकता है, जबकि कमर्शियल तैयारे हैं वो उनका लिमिटेड रोल है। C-130 में हम लोग जंगी लिहाज से, जिस तरह मैंने आपको बताया, बॉम्बिंग वगैरह इसमें की गई है। उसके अलावा इसमें ऐसे सामान की तरसील भी की जाती है
जो कि नॉर्मल कमर्शियल तैयारे में नहीं की जा सकती, जिसमें असले की तरसील शामिल है। उसके अलावा C-130 क्योंकि एक वर्सटाइल तैयारा है, तो इसमें एक रिफ्यूलर टैंकर, टैंक, हेलीकॉप्टर, रेडार, मतलब जो चीज़ भी आप नाम लें हम उसको जो है ना पैक करके C-130 में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये इसकी वर्सटैलिटी है जो इसको डिफरेंट करती है कमर्शियल तैयारे से। यानी कि कितना आप कह सकते हैं कि कितना टन वज़न जो है वो ये लेकर जा सकती है कहीं पे भी, अगर आप जब C-130 तकरीबन 12 से 13 टन वज़न कैरी कर सकता है एक टाइम पे। अच्छा, आप लोग के जो मिशंस होते हैं उसकी तैयारी किस तरह से की जाती है? या जब आप लोगों को आते हैं कि अब आज मिशन है तो उसकी प्रिपरेशन का क्या तरीक़ाकार होता है? नॉर्मली ये होता है कि जब मिशन आता है तो हमें एयर हेडक्वार्टर से उसकी टास्किंग मिलती है। वो टीम अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती है और काम करके उसके बाद हम लोग उस मिशन की जब तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम उस मिशन को लॉन्च करते हैं। फाइटर जेट्स पे जाने वाले पायलट्स और एक C-130 के पायलट्स में क्या फ़र्क है? उनकी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है और उनके जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तो हमें अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? रिसालपुर की हद तक ट्रेनिंग स्ट्रीम हमारी सेम है, उसके बाद हम अपने अपने रोल में डिफरेंट हो जाते हैं। फ़ाइटर वाले अपने रोल के हिसाब से काम शुरू कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले अपने रोल के हिसाब से काम शुरू कर देते हैं। I'm Scholar Imran Khan from number 21 स्क्वाड्रन। मेरा नाम फ्लाइंग ऑफिसर जवाद है और मैं नंबर 21 स्क्वाड्रन में बतौर स्क्वाड्रन पायलट हूँ। हवाबाजों की तरबियत, इनका जुनून और इनका अज़्म इनकी शख्सियत में दिखाई दिया। मेरे ख्याल में तमाम लोग जितने भी एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं उनकी इंस्पिरेशन, द बिगेस्ट इंस्पिरेशन कुड बी राशिद मिन्हास, निशान हैदर। सो माई इंस्पिरेशन वाज आल्सो हिम एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड पाकिस्तान एयरफोर्स। काफ़ी टफ होती है, कुछ फिज़िकल बैरियर्स होते हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है और कुछ वेदर की वजह से बैरियर्स आते हैं। जब आप C-130 को ज्वाइन करते हैं तो C-130 की जो फ्लीट है उसके लिए आपको कम से कम साल से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है एज अ को पायलट, एंड देन सेम पीरियड गोज फॉर एज अ कैप्टन एज वेल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ क्वालिफाइड कैप्टन ऑन दिस एयरक्राफ्ट। यू स्टार्ट ऑफ विद सुपर मशाक एयरक्राफ्ट जिसमें आपके कुछ इनिशियल आवर्स होते हैं, उसमें प्रोफिशिएंट होने के बाद आप बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग करते हैं T-37 पे या K-8 एयरक्राफ्ट पे। काफ़ी सारी पनिशमेंट्स होती हैं जो कि आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान मिलती हैं और आई गेस जितनी भी होती है सारी यादगार होती हैं और सारी ही आपको याद रहती है। पाकिस्तानी म्यूज़िक ज़ाहिर बात है, जो पाकिस्तानी जॉनरा है वो तो हमेशा से ही फेवरेट रहे, उसके अलावा अरेबिक और इंग्लिश म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। जैसे आप कह लें म्यूज़िशियन के लिए जो म्यूज़िक के सो रहे हैं इसी तरह हमारे लिए ये सो रहे हैं। अमेजिंग फीलिंग होती है फर्स्ट सोलो फ्लाइट की, बिकॉज दैट इज़ द टाइम दैट यू एक्चुअली रियलाइज दैट यू कैन। आई फेल्ट लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बंदा बयान नहीं कर सकता और बड़ी अच्छी फीलिंग थी और बड़ा अल्लाह का शुक्र किया कि हर किसी को अल्लाह इस तरह का मौका नहीं देता। पायलट्स के बाद जहाज के नेविगेटर का काम भी बहुत जिम्मेदारी का है। ऑपरेशनल मिशन को मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाने का काम नेविगेटर का ही होता है। मेरा नाम आफ्ताब खटक है एंड आई एम डिप्लॉयड एज अ स्क्वाड नेविगेटर इन 21 स्क्वाड्रन। नेविगेटर बेसिकली बुनियादी तौर पे एयरफोर्स में इंडक्ट एज अ GDP ही होता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज़ उनकी तैनाती ट्रांसपोर्ट फ्लीट के में कर दी जाती है। नेविगेटर जो है वो एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेके जाना, उसमें जितने भी मराहल आते हैं वो सब नेविगेटर उसमें देखता है कि किस हाइट पे जाना है, किस लेवल पे जाना है, मौसम के क्या सूरत हाल है, जहाँ पे जाना है उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारे नेविगेटर को पता होते हैं और वो ब्रीफ़ करता है। 2010 के फ्लड्स थे, उसमें हमारे 21 स्क्वाड्रन का काफ़ी रोल था। मीरपुर ख़ास में हमने सप्लाई टू दी इफेक्टिव्स और इस तरह के जैकबाबाद में जब इट वॉज फ्लडेड उस पर सारा रनवे के ऊपर पानी आ चुका था, वहाँ पे हम ने सप्लाई पहुँचाया था। उसके अलावा जो हमारे ज़लज़ला अफेक्टेड एरिया था, जो ज़लज़ला ज़दगान थे अवारान एरिया के, तो वहाँ पे हमने 21 स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने एयर ड्रॉप्स किए थे जो काफ़ी मुफीद हुए थे। जो सिंगल क्रू सेट है उसमें 12 घंटे हैं विदाउट एनी ब्रेक, और जो डबल क्रू सेट है, ऑगमेंटेड क्रू सेट है, उसमें 16 घंटे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन क्यों कहा जाता है? उसकी वजह हमारा सबसे पहली चीज़ हमारा अज़म और हमारा हौसला है। मुसलमान होने के नाते हम लोग अपने आप को मुजाहिद और गाज़ी में शामिल करते हैं और इंशाअल्लाह इस पर साबित कदम है। सबसे पहली चीज़ तो हमारा हौसला, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी ट्रेनिंग। और हमारी अगर आप ट्रेनिंग एकेडमी है रिसालपुर में, अगर कभी आप उस साइट पे विज़िट करें तो पूरी दुनिया से
ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कैडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग का लेवल है वो बहुत हाई है, और उसके बाद वो ट्रेनिंग वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, वो हमारी ट्रेनिंग थ्रू आउट द कैरियर चलती रहती है। तो अपनी परफॉर्मेंस और अपने हौसले के और अज़म के हिसाब से हम पाकिस्तान एयरफोर्स एक्चुअली सेकंड टू नन। ये बताइएगा कि C-130 जो है वो कैसे ऑपरेशंस पे काम करता है, आप हमें थोड़ा सा इस हवाले से भी ज़रा गाइड करें। चलें, इसके गाइड करने के लिए मैं आपको साथ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारे डिफरेंट ऑफिसर्स किस तरह काम करते हैं। आइए। तो आइए आपको मैं अपने क्रू से मिलवाता हूँ प्लीज़। फ्लाइंग ना हो तो अफसरान का दिन मामूल के काम के साथ आपस में खुशगपियों या शतरंज खेलकर भी गुजरता है। हमारा वक्त भी इन शाहीनों के दरमियान ऐसे ही गुजर रहा था कि एक मिशन अचानक आया और फिर मंजर ही बदल गया। ओके जेंटलमैन, मिशन इज ऑन। हम वक्त तैयार C-130 के ये जाबाज मिशन पर जाने की तैयारी करते नजर आए। मामूल के मिशन हो या कोई ऑपरेशनल मिशन, पाक फजाइये का एयर क्रू जहाज की मेंटेनेंस से लेकर उड़ान भरने तक जहाज के करीब मौजूद रहता है। ये देवहैकल गैर मामूली जहाज आम तैयारों से ना सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि ऐसी सलाहियतें रखता है जो दूसरे जहाज शायद न रखते हों। थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरीके से अब आप मिशन पे जाएंगे तो किसकी क्या पोजीशन होगी? जी, C-130 में ऑपरेट करने के लिए मिनिमम हमें 5 क्रूज चाहिए। 1 इज़ द कैप्टन, मैं इस वक्त कैप्टन सीट पे बैठा हुआ हूँ, जहाज़ के सारे बेसिक प्राइमरी कंट्रोल्स मेरे पास होंगे। उसके बाद मुझे असिस्ट करने के लिए मेरे साथ एक और अफसर होते हैं जो ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो कि हमारे को पायलट होते हैं। उसके बाद जहाज़ की मूवमेंट और उसको गाइड करने के लिए एक अदद नेविगेटर होता है। जैसा कि आपने आफ्ताब साहब से इंटरव्यू किया था, तो नेविगेटर की सीट आपके बिल्कुल पीछे होगी, और ये जो सेंटर में आप सीट देख रही हैं ये इंजीनियर की सीट होती है। इंजीनियर, अगर आप ऊपर देखें तो ये सारे जितने भी कंसोल्स हैं, इन सब कंसोल्स को इंजीनियर ऑपरेट करता है, जिसमें जहाज़ का फ्यूल, प्रेशराइजेशन और उसकी बाकी पैरामीटर्स मेंटेन करना, ये सारा कुछ इंजीनियर का काम होता है। उसके अलावा हमारे पास एक क्रू और होता है जिसको हम लोड मास्टर कहते हैं। वो क्रू जो है रेयर पे ऑपरेट करता है, जो जहाज़ की सारी लोडिंग देखता है और उसके अलावा जहाज़ से ऑफ लोडिंग के प्रोसीजर और जहाज़ की वेट कैलकुलेशन करता है। ये कितना रनवे कवर करता है और दूसरे की कितनी ज़्यादा ऊंचाई तक जो है वो इसकी फ्लाइट होती है? C-130 ऑपरेट करने के लिए बहुत छोटा सा रनवे चाहिए। 3,500 से 4,000 फुट रनवे में C-130 आराम से ऑपरेट कर लेता है, जो कि इसकी ख़ास बात है। उसके अलावा अगर प्रिपेयर्ड रनवे नहीं है तो ये ग्रास फील्ड्स के ऊपर या इवन कच्ची ज़मीन के ऊपर भी ऑपरेट कर लेता है। C-130 लेटेस्ट गैजेटरीज़ के साथ इक्विप्ड है। जैसा कि आपको सामने ये स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, जैसे ही हम जहाज़ ऑन करेंगे तो इन स्क्रीन्स के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले शुरू हो जाएगा, जिससे हमें वेदर का, अपने आसपास की टेरेन का, पहाड़ों का, दूसरे जहाज़ों का, हर चीज़ का डिस्प्ले हमारे पास आएगा। ये हमारे C-130 इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ मुज़य्यन है और उसमें हमें कंप्लीट पिक्चर हर चीज़ की मिलती है। उस हिसाब से हम अपने एक्शंस लेकर और किसी भी किस्म के वेदर में, किसी भी किस्म के टेरेन में, पहाड़ी इलाके में, हर जगह पे ऑपरेट कर सकते हैं। ये जहाज़ 50 फुट से लेके 35,000 फुट तक उड़ सकता है। ग्रेट, यानी अब आप लोग की मिशन जो है वो अब जाने वाला है और अब आप लोग रेडी हैं। अब हम लोग जो हैं वो आपसे इजाज़त लेंगे। C-130 अब उड़ान भरने को तैयार है। इस वक्त C-130 का इंजन स्टार्ट हो चुका है। पायलट के लिए तो शायद ये किसी मौसीकी की धुन से कम ना हो, लेकिन हमारे लिए यहाँ खड़ा होना काफी मुश्किल हो चुका है। पाक फजाइये के इन शाहीनों के साथ गुजारा हुआ ये दिन यादगार रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बेहतर कल के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार इन शाहीनों का जो जज्बा है, उसके सामने सताइश का लफ्ज बहुत कम है। आफतजदा इलाके हो या फिर जंग का माहौल, स्क्वाड्रन 21 और इसके शाहीन न सिर्फ हम वक्त तैयार हैं, बल्कि कौम की खिदमत के जज्बे से भी सरशार हैं। इनकी हिम्मत, बहादुरी और अजमत को देखकर सिर्फ जबान से यही निकलता है
कि पाक फजाइया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। स्क्वाड्रन 21 और C-130 के हवाले से सिद्ध रडार की ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब